गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। आइए इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। वन बाय वन स्लाइड्स को मूव कर रहा हूँ। जिस बच्चे का अब तक पूरा नहीं हुआ वो देख ले कैसे वर्क उसको प्रोसीड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने कराया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था हमने, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में निकाला था हमने, क्या उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स देखे थे। ग्राफ्स हमारे किस किस के बीच में थे, ई के और वी के थे विद रिस्पेक्ट टू द आर। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। उसके बाद हमने देखा था कि क्या कोई रिलेशनशिप हो सकती है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। वहाँ से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा कि हमारे अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किस तरह का हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अगर डायपोल रखा हुआ है या फिर कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं तो किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, या फिर अगर लाइक चार्जेस रखे हुए हैं तो किस तरह का बनेगा, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। फिर उसकी हमने वैल्यू डेराइव की थी और फिर हमने देखा था कि अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसको वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हमने उसकी स्पेशल केसेस पढ़े कि उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी, उसके पास मिनिमम एनर्जी कब होगी, ठीक है ना। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे इससे रिलेटेड। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसका बिहेवियर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में देखा। फिर हमारा एक टॉपिक चल पड़ा था क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। आज इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, लास्ट टाइम वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होता क्या है। क्या मतलब था इसका, कि अगर हम कोई एक कंडक्टर ले लें और उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे दें। अगर हम कोई एक कंडक्टर ले लें, सिंपली कोई भी शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, इरेगुलर हो, कोई सी भी शेप हो, ठीक है ना। एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को हम चार्ज दें, चार्ज देंगे तो क्या होगा, उसकी एक अपनी एक एबिलिटी है उस चार्ज को होल्ड करने की। जो एबिलिटी उस कंडक्टर की होगी, क्या एबिलिटी, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी को हमने नाम क्या था उसका, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो चार्ज देने के बाद होता क्या था, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता था। तो हमने देखा था कि जितना हम चार्ज देंगे उतना ही उस कंडक्टर का क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो हमने देखा था कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया था, हमारा वी के, कि जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा। या फिर कह सकते हैं कितना पोटेंशियल कह सकते हैं उस कंडक्टर का कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, कि हमने कितना चार्ज दिया। जैसे कि आपको वहाँ पे इसको कोरिलेट करते हुए ओम्स लॉ बताया था कि कितना करंट हमारा किसी भी सर्किट के अंदर से पास होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कि आपने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रखा है, ठीक है ना। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म लगाई थी, उस कांस्टेंट टर्म को हमने नाम क्या दिया था अपना, कैपेसिटेंस। तो वहां से हमने कैपेसिटेंस की एक वैल्यू फाइंड आउट करी थी, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यानी कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वहां से कैपेसिटेंस की हमने क्या वैल्यू, क्या एक डेफिनेशन क्या फाइंड आउट करी थी, कि क्या, कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड है, कि कितना चार्ज हमें चाहिए क्या करने के लिए, किसी भी कंडक्टर का एक यूनिट अमाउंट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कंडक्टर ले लिया, अब हमें उसका कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल बढ़ाना है, कुछ अमाउंट का पोटेंशियल उसको इंक्रीज करना है, तो कितना हमें चार्ज उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोल देते थे अपना कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय अ यूनिट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा कैपेसिटेंस जो होता है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से तो हमें क्लियरली दिखा था कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के और पोटेंशियल के। लेकिन वहां पर आपको क्या बताया था कि कैपेसिटेंस ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा ना ही हमारा पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से कोरिलेट कराया था, उसको याद रखने के लिए कोरिलेट कराया था आपको क्या, कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहां से R इज इक्वल टू क्या आता है, V अपॉन आई। तो क्या रेसिस्टेंस पोटेंशियल और करंट के ऊपर डिपेंड करता था, नहीं। रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर की लेंथ के और उस कंडक्टर के एरिया के ऊपर। वहां पे आता ना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ऐसी क्या कैपेसिटेंस हमारा चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं, ना ही हमारा कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल के ऊपर। तो फिर डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके बारे में हम भी आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा कैपेसिटेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है सबसे पहला साइज, उसका
कंडक्टर का साइज क्या है, या फिर कह सकते हैं उसकी शेप क्या है, या फिर उसके नेचर यानी कह सकते हैं परमिटिविटी उसके सराउंडिंग में किस टाइप का है, या फिर कह सकते हैं कि उसके पास में नेबरहुड में कौन सा कंडक्टर हमने रख रखा है। अभी आज आपको यही चीज इसी के बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आपको दिखाया गया था कि हमारी कह सकते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड उसकी यूनिट होती है। उसके बाद हमने देखा था कि 1 फेराड की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने कहा था कि 1 फेराड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम अपने कह सकते हैं प्रैक्टिकली हम किसको यूज़ करते हैं, उसकी स्मॉल अमाउंट को यूज़ करते हैं, मिली फेराड हुआ, माइक्रो फेराड हुआ, या फिर पिको फेराड हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा डायमेंशन क्या होगी किसी भी कैपेसिटेंस की, कह सकते हैं कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होगी, तो वहाँ से हम देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के ले आए थे आप, और उसकी एसआई यूनिट निकाल ली थी आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि अगर हम कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लें, ठीक है ना, तो उसका कैपेसिटेंस किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने निकाली थी, किस तरह से निकाली थी आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट सीधा रिजल्ट के ऊपर डालते हैं क्या, कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो यानी कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली, कि उस कंडक्टर की रेडियस कितनी है। फिर हमने देखा था कि हमने अभी कहा था कि 1 फेरेड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम ये देखना चाहते थे कि 1 फेरेड के लिए हमें कितना स्फेरिकल कंडक्टर हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी, तो हमारी रेडियस कितनी थी, 9 × 10⁶ किलोमीटर, जो कि कितने टाइम्स थी, 1500 टाइम्स थी किसके, रेडियस ऑफ द अर्थ के, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारा 1 फेरेड क्या कहा था आपको, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंडक्टर लेना, कोई भी सिंपल एक हमने कंडक्टर ले रखा है, उसको हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उस चार्ज, जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देंगे, आपने चार्ज दिया कोई दिक्कत नहीं, आप और चार्ज दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप चार्ज देते जाओगे तो उसका क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। लाइक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में आपने अभी देखा था क्या, कि जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब अगर उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कंडक्टर ले रखा है, उस कंडक्टर के चारों तरफ सराउंडिंग में हमने क्या ले रखी है, एयर है। एयर हमारी कैसे होती है, इंसुलेटिंग होती है। लेकिन कंडीशन अगर चेंज कर दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कर दें, तो क्या होता है, वो ही इंसुलेटिंग की तरह किस तरह काम करने लगती है, कंडक्टिंग की तरह काम करने लगती है। पिछले लेक्चर आपको बताया था किस तरह से काम करती है, ठीक है ना। तो अगर हमने क्या करा, किसी भी कंडक्टर को ले लिया, उस कंडक्टर में क्या करा आपने, चार्ज को इंक्रीज किया, आपने चार्ज देना स्टार्ट किया, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका एसोसिएट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या देगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे हमारा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो हमारा वहां पर एक ब्रेकडाउन होगा, जहां पे आपको कहा था कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होगी, वहां पर एक कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी। कोरोना डिस्चार्जिंग का मतलब क्या बताया था आपको, कि जो भी एयर उसके चारों तरफ है वो क्या हो जाएगी, हमारी उस एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, जिस कारण क्या होगा, हमारा उन दोनों के बीच में हमारी कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी, और हमारा कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, जिस कारण हमारा कंडक्टर क्या हो जाएगा, दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीज आपको देख चुके थे। तो आपने यहाँ से दो लिमिट देख ली थी, क्या दो लिमिटेशंस क्या थी, कि ना तो आप कंडक्टर का साइज इतना बड़ा कर सकते हो, आपको फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको ज्यादा स्टोर करना है तो क्या करोगे, या तो साइज बढ़ाओगे, कंडक्टर का साइज भी इतना नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि भी आपने देखा था कि साइज भी हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, या फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर डायरेक्टली चार्ज ज्यादा दे दोगे। आप चार्ज भी ज्यादा नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, अगर ज्यादा चार्ज दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो हमारे पास ये कुछ कह सकते हैं लिमिटेशंस आकर खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आज इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए देखो कितना अच्छा मेथड निकाला है। क्या किया हमने, सबसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखते चले सिर्फ क्या, कि आपने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, एक ए नाम का कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना। ये कंडक्टर आपको साइड व्यू दिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का साइड व्यू भी दिखाऊंगा आपको किस तरह का साइड व्यू दिखता है, ठीक है ना। आपने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर का सिंपल एक साइड व्यू ले रखा है, आपने उस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देते गए। आप पॉजिटिव चार्ज देते हो कोई दिक्कत नहीं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, आपने और पॉजिटिव चार्ज दिया, उसका और पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। कब तक एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक कि उसकी एक लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे, हम देते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने सिंपली उसको और चार्ज देना है। फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर 5 चार्ज दे दिया। अब 5 से जैसे आप 5.1 पर जाओगे वहां पर कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी। अब आपको कोरोना डिस्चार्जिंग तो करानी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चार्ज और भी देना है, ठीक है ना। आपको जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सको, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां से ग्रैब कर सको, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप एक कंडक्टर के पास में, ये आपका ए कंडक्टर है ना, इस ए कंडक्टर को आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, ठीक है ना। ए कंडक्टर के नेबर में आपने क्या करा, एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, कोई भी एक न्यूट्रल सिंपल कंडक्टर ले लिया, जिसमें क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया बी। जब यहाँ पर पॉजिटिव है
तो इस न्यूट्रल कंडक्टर के सारे नेगेटिव क्या होंगे, इधर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे ड्यू टू द पोलराइजेशन, और जितने भी पॉजिटिव होंगे क्या हो जाएंगे, सारे हमारे राइट साइड में आ जाएंगे ड्यू टू द पोलराइजेशन। ठीक है, तो होगा क्या, जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इस बी कंडक्टर पर आएंगे वो क्या करेंगे, इस ए कंडक्टर का पोटेंशियल क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे। और अगर इस बी कंडक्टर ने ए कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया तो होगा क्या भाई, एक बात बताओ, कोरोना डिस्चार्जिंग क्यों हो रही थी, कोरोना डिस्चार्जिंग इसलिए तो हो रही थी कि आपने चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ जिस कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एसोसिएट है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण वहाँ पे जो एयर थी वो आयनाइज होगी और वहाँ पर कोरोना डिस्चार्जिंग हो गया। ठीक है ना, अगर हम किसी तरह से उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज कर दें, अगर हम किसी तरह से उसका पोटेंशियल ही डिक्रीज कर दें तो सिंपल हमारा कोरोना डिस्चार्जिंग नहीं होगा। तो हमने पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए क्या मेथड लगाया भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज हम दे रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया, तो जिस कारण क्या हुआ, यहाँ पर सारे नेगेटिव चार्ज आ गए और इसके अदर साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द पोलराइजेशन। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज ने क्या काम किया, इस प्लेट का यानी कि क्या कह सकते हैं इस कंडक्टर का क्या कर दिया, पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या कोरोना डिस्चार्जिंग होगा, नहीं होगा। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ठीक है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पर ये रहा, जो इस नेगेटिव चार्ज ने तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस न्यूट्रल के पास तो पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव ने भी तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज किया होगा, हाँ बिल्कुल किया होगा, क्यों नहीं किया होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो न्यूट्रल कंडक्टर आपने रखा है बी, इस बी के नेगेटिव ने तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ए ने इसका पोटेंशियल इंक्रीज भी किया है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि इसका जो होगा इफेक्ट कम दिखेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ओवरऑल क्या होगा, इसका पोटेंशियल ए का पोटेंशियल ओवरऑल बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने देखा ना पोटेंशियल डिस्टेंस की कैसे इनवर्स प्रोपोर्शनशिप होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, जिस कारण हमारा नेगेटिव क्या कर देगा, पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू द इंक्रीज। भाई बी इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज किस लिए कर रहा है, पॉजिटिव के कारण, डिक्रीज किस लिए कर रहा है, नेगेटिव के कारण, लेकिन पॉजिटिव दूर है जिस कारण उसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए वो पोटेंशियल डिक्रीज इंक्रीज तो करेगा पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा जितना हमारा नेगेटिव क्या कर देगा, उसका डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, इस ए का पोटेंशियल तो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, इसका ए का पोटेंशियल डिक्रीज कर लिया। अब हमारा सिंपल, हमें ये तो करना था भाई, अगर हम किसी भी चार्ज को किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ जिस कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अगर उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए जिस कारण हमारा कोरोना डिस्चार्जिंग क्या होगी, लेट होगी या फिर कह सकते हैं देर में होगी। ठीक है ना, तो हमने क्या करते हैं, सिंपल इसका पोटेंशियल क्या कर लिया, हमने डिक्रीज कर लिया। ठीक है ना, अब फिर क्या, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दिमाग में क्या आई कि क्या हम एक काम करें भाई, इस पॉजिटिव ने इसका पोटेंशियल इंक्रीज भी तो किया था, क्या हम इस पॉजिटिव को ना हटा दें ऐसा सारा। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव की अर्थिंग कर दी, इस पॉजिटिव की क्या कर दी हमने, अर्थिंग, दिख रही है ना आपको, अर्थिंग कर दी। तो होगा क्या, इस बी के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज देंगे, नेगेटिव, तो ये अब बी क्या करेगा, अब बी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करने वाले को हमने हटा दिया तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा, और हम क्या कर सकते हैं, इजिली ए के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं। भाई एक बात सोचो, आप कोई भी कंडक्टर लाए, ए नाम का आपने कंडक्टर ले रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना, उस ए के ऊपर आपने चार्ज दिया, चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ा जिस कारण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब जब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो होगा क्या, वहां पर जितनी भी कोई भी फॉर एग्जांपल एयर है तो एयर क्या करेगी, वहां पर पोलराइज हो जाएगी, जिस कारण एयर आयनाइज होने के कारण क्या होगी, वहां पर उसके बीच में क्या हो जाएगी, कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगी, और हमारा जितना भी चार्ज हमने कंडक्टर को दिया था वो सारा क्या कर जाएगा, लीक हो जाएगा, और कंडक्टर हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमें इस क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन से बचना है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करोगे, आप ये देखो कि किस वजह से ये काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बात आएगी क्या, कि अगर हम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो, लेकिन हम किसी तरह से अगर उस पोटेंशियल को डिक्रीज करा लें तो हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। भाई कोरोना डिस्चार्जिंग जब हुई थी, कब हुई थी कोरोना डिस्चार्जिंग, कोरोना डिस्चार्जिंग जब हुई थी जब आपने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ा जिस कारण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, और वहां पर क्या होगी, एयर आयनाइज हो गई जिस कारण वहां पर चार्ज क्या हो गया, लीक हो गया, कोरोना डिस्चार्जिंग हो गया था। अब आप क्या कर रहे हो, चार्ज दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपने उसी के बराबर में क्या कर दिया, एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होगा, पोलराइजेशन के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे थे तो बी के इधर लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव आ गए और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्या हुआ, इन नेगेटिव ने इस ए प्लेट का क्या कर दिया, पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया।
जब ए प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो होगा क्या, उसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, जिस कारण कोरोना डिस्चार्जिंग वहां पर लेट होगी या कह सकते हैं और चार्ज देने के बाद होगी। तो हमारा मेन मोटो क्या था, ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले सके। तो हमने ये अपना मोटो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। किस तरह से किया, उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज कर करो, उस कंडक्टर का पोटेंशियल किस तरह से डिक्रीज किया, या तो वहां पर कोई भी एक क्या कर लो, कह सकते हैं न्यूट्रल कंडक्टर लिया हो या फिर उसके अपोजिट चार्ज कर लिया हो। अब क्या करा आपने, न्यूट्रल लिया है और जो यहाँ पर पॉजिटिव इसका क्या कर रहा था, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, तो उस पॉजिटिव को क्या कर दिया आपने, अर्थिंग। तो बी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नेगेटिव। जब बी के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रह जाएगा तो क्या होगा, ए का तो पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। तो सिंपली हमारा क्या होगा, जो हमने कह सकते हैं हमारा गोल था, क्या गोल था कि हम ए को चार्ज भी दें और पोटेंशियल भी ज्यादा इंक्रीज ना हो, तो हमारा वो गोल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया क्या, कि यहाँ से हमने एक कैपेसिटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया यहाँ से हमने, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हमारा सिस्टम ऑफ दो कंडक्टर, यानी कि एक कह सकते हैं सिस्टम है किसका, दो कंडक्टर का। किसका सिस्टम है हमारा, दो कंडक्टर का। ठीक है ना। अब देखेंगे किस, अभी आगे ब्रीफ में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो हमारा अब यहाँ से हम मूव करेंगे कैपेसिटर के साथ। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझ के चलें। ठीक है ना। जो भी इसमें डाउट हो हैंड टू हैंड पूछते चलें। ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर होता क्या है, आपने क्या किया, आपने दो कंडक्टर ले लिए। भाई यहाँ पे क्या कर रखा था आपने, दो कंडक्टर, एक ए कंडक्टर और एक बी कंडक्टर। तो आपने दो कंडक्टर ले लिए, उन दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, बाया इंसुलेटिंग मीडियम, कोई भी एक उन दोनों के बीच में सेपरेशन कर रखी है हमने। ठीक है ना। तो और जो पूरा सिस्टम हमारा है, भाई सिस्टम ही तो हमारा है, इसमें ए कंडक्टर है और एक क्या है हमारा, बी कंडक्टर। ये पूरा सिस्टम किस लिए कर रहे हो, अच्छा बताओ। कैपेसिटर बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके और एक पर्टिकुलर टाइम आने पर हम क्या कर सकें, उससे इकट्ठी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकें। ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक फैन के अंदर कंडेंसर लगा होता है। ठीक है ना। तो वो काम क्या करता है, वो भी सिंपल काम यही करता है। या फिर आप कह सकते हैं आपके मोबाइल के पीछे फ्लैश लाइट होती है ना, उस फ्लैश लाइट का भी सिंपल यही काम है। ठीक है ना। तो ये सिंपल आप कैपेसिटर क्या हुआ, कैपेसिटर हमारा अरेंजमेंट हुआ किसका, दो कंडक्टर का। भाई दो कंडक्टर का अरेंजमेंट ही तो है, जो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है बाय इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है ना। इंसुलेटिंग मीडियम एयर हो सकती है हमारी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अभी आप आगे देखोगे उन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नाम से एक सब्सटेंस जानने वाले हैं। ठीक है ना। अभी वो बाद की बात है, फिलहाल इतना समझते हैं। ठीक है ना। किस लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर क्या कर सकें, स्टोर कर सकें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे क्या कर सकें, ले सकें एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा, जो दो कंडक्टर आपने लिए हैं, ए कंडक्टर और बी कंडक्टर, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी साइज के हो सकते हैं, शेप का कोई डिपेंड नहीं करेगा। शेप आप कोई सी ले सकते हो, इरेगुलर ले लो, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, कोई सी भी। ठीक है ना। ठीक है। ये उसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आपने उसके रेसिस्टेंस की पढ़ी थी ना, रेसिस्टर की क्या होती है, पिक्टोरिकल रेसिस्टेंस आपने बनाया ना कॉपी में 10th क्लास में काफी, कि रेसिस्टर आप कैसे बनाते थे, सिंपल एक कह सकते हैं जिगजैग लाइंस बनाते थे ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर की एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये वाली। और ये क्या है, वेरिएबल। जैसे आपने याद हो वहां पर आपने एक वेरिएबल रेसिस्टेंस पढ़ा था, रेसिस्टर पढ़ा था ना, तो वहां पर भी आप क्या करते थे, वहां पर भी एरो से रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे यहाँ पर क्या है हमारा, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस है और ये क्या है, फिक्स कैपेसिटेंस है। ठीक है ना। उसके बाद बात करनी है हमारे कैपेसिटर के टाइप्स। कैपेसिटर के टाइप्स में हम बात करें तो कैपेसिटर हमारे तीन टाइप है। कौन कौन सा, सबसे पहला है स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में ना तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ना स्फेरिकल कैपेसिटर है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। तो हम सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपली दो कंडक्टर ले लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये दो कंडक्टर कैसे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दो कंडक्टर ये हैं कैसे। देखो हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास दो कंडक्टर हैं, पहला ये रहा। ठीक है ना। ठीक है। और दूसरा ये रहा। ठीक है ना। ये दो कंडक्टर है हमारे। इन दो कंडक्टर का ये तो हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है इनका। हम क्या ले रहे हैं, इन दो कंडक्टर को साइड व्यू की तरह ले रहे हैं। भाई आप इसमें देखो,
इसके अंदर आप कैसे यूज कर रहे हो इसको, आपको सिर्फ और सिर्फ ये तो दिख रही है आपको, ये बॉर्डर लाइन, ठीक है ना। तो ये किस तरह से यूज किया हुआ है आपने, इस तरह से यूज किया हुआ है इसको, देखो देख पा रहे हो ना कि कैसे कैपेसिटर में घुमा रहे हैं इस तरह से। यानी कि हमने अपने जो कह सकते हैं प्लेट्स ले रखी है कैपेसिटर के, हमने उन दोनों को ऐसा साइड व्यू लिया हुआ है, यानी कि इधर का साइड व्यू और उधर का साइड व्यू, ऐसे ही हमने इस वाले को लिया हुआ है, क्या इसका भी हमने क्या किया हुआ है, साइड व्यू लिया हुआ है, ठीक है ना। और इन दोनों को एक दूसरे से पर्टिकुलर सेपरेशन पर हमने रख रखा है इस तरह से, ठीक है ना। ये आपकी कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपको क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल में कैसे रखा हुआ है, लेकिन आपने इसमें कैसे ले रखा है, वर्टिकल। ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए, घूम गए, ठीक है ना। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है ना। दोनों कैपेसिटर कैसे घूमे हुए हैं, कुछ इस तरह से घूमे हुए हैं, ठीक है भाई। ये नहीं घूम पा रहा, ठीक है ना, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। दोनों कैपेसिटर हमने क्या ले रखे हैं, कुछ इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में रखे हैं, ठीक है ना। ये दोनों हमने ले रखे हैं। इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों का जो प्लेट्स हमारी जो कह सकते हैं, दोनों जो पैडल प्लेट्स हैं, इन दोनों का एरिया क्या है, हर एक प्लेट का एरिया है कैपिटल ए, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में सेपरेशन कैसी है हमारी, स्मॉल डी। स्मॉल डी जो हमारी सेपरेशन है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। क्या मतलब है कि हमने जो प्लेट्स रखी हैं, आपको दो प्लेट लिख देना, एक प्लेट ये वाली, एक प्लेट ये वाली, इन दोनों प्लेट की लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेट। इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत लंबी प्लेट ले लो, सिंपल कोई भी साइज ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर 1 मीटर की प्लेट ले रखी है, एक मीटर की दोनों प्लेटें रखी हैं, और उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के रेस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर तो बहुत कम हुआ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं। क्या मतलब है कि हमारे दोनों का लेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में स्मॉल डी सेपरेशन है। उन दोनों की हमारी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। और हमारा क्या है, उन उसके पास टोटल चार्ज कह सकते हैं, हर एक प्लेट के पास चार्ज कितना है हमारा, कैपिटल क्यू। पहली वाली प्लेट के पास भी चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, और दूसरी वाली चार्ज के पास भी कितना चार्ज है हमारा, कैपिटल। भाई सिंपल, एक है पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, ठीक है ना। तो हमने क्या कंसिडर किया, इसके अंदर हमारी दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है ना। दो पैरेलल कह सकते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लो, दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, उन दोनों का एरिया ले लिया हमने कैपिटल ए, उन दोनों के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और हमारा क्या है, चार्ज है उन दोनों, हर एक प्लेट के पास, पहले वाली की प्लेट के पास भी कैपिटल क्यू और दूसरे वाली प्लेट के पास माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग कह सकते हैं लॉन्ग प्लेट, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था, आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आया था ना वहां पर, ठीक है ना। तो वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो कैसे यूज करते हैं, देखो दिखाने को यूज करता हूँ, जस्ट वेट। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, हमारे पहली प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, ठीक है ना। पहले वाली प्लेट पॉजिटिव और दूसरी वाली प्लेट नेगेटिव, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पर किस किस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आपको मिलेगा इस जगह, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको इस जगह। ये तीन जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है। अब जरा देखते हैं वन बाय वन कैसे कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं कि ए पोर्शन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अच्छा बताओ, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, भाई ये तो सिंपल है कि हमारा दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है, E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन, जितना ए प्लेट देगी उतना ही हमारा बी प्लेट, दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है ना। अब जरा पॉजिटिव वाली प्लेट के कारण इधर ए वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में मिलेगा, टूवर्ड्स दी लेफ्ट, मिलेगा नहीं मिलेगा। और नेगेटिव वाले कहाँ, नेगेटिव वाली प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह डायरेक्शन में मिलेगा आपको, टूवर्ड्स दी राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पर इस ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया, जीरो। ऐसी जरा बात करते हैं इस सी रीजन में, सी रीजन में क्या होगा, नेगेटिव वाली प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड दी लेफ्ट, और पॉजिटिव वाले का टुवर्ड दी
राइट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो जरा देख के बताना कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के प्लेट्स के बीच में। तो इन दोनों प्लेट्स में पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और नेगेटिव वाले की डायरेक्शन भी इधर, तो यानी कि टूवर्ड्स दी लेफ्ट हुई दोनों की, तो दोनों की क्या डायरेक्शन हुई, टूवर्ड्स दी लेफ्ट, सॉरी टूवर्ड्स दी राइट, ठीक है ना। तो यहाँ यानी कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, नेट 0, सी रीजन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। तो हमें जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है वो कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बी रीजन में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं जरा, तो जो आउटर रीजन है, कौन कौन सा आउटर रीजन है, एक तो ये अपर पार्ट, एक तो ये अपर पार्ट और एक ये लोअर पार्ट। इस अपर पार्ट और लोअर पार्ट में आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, 0 तो मिलने वाला है भाई। यहाँ पर जितना पॉजिटिव डायरेक्शन, जितना पॉजिटिव के कारण होगा उतना नेगेटिव के कारण होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 0। ऐसे यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आउटर साइड और लोअर साइड कह सकते हैं, अपर साइड में और लोअर साइड में कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की वैल्यू सेम भाई, सिंपल सी बात है, चार्ज दोनों के पास सेम है, क्यू क्यू, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की क्या है हमारा सेपरेशन, एक पर्टिकुलर सेपरेशन है। तो जब दोनों प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों के पास चार्ज सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों सेम बनाएंगी, लेकिन बाहर दोनों, एक तो अपर साइड और एक लोअर साइड, क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी, जिस कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, 0। तो ये तो बात हुई हमारी किस किस रीजन की, इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की। अब जरा बात करते हैं इस वाले रीजन की, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर बात करें इनर साइड में, तो इनर साइड में पहले वाली प्लेट की कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाली का भी होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम डायरेक्शन थी, दोनों क्या हो जाएंगी प्लस, तो यानी कि E इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की हमने क्या कर दिया सम, तो ये हो गया हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये बच गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब हमें ये तो पता है कि Q क्या है, Q सिंपल चार्ज है दोनों प्लेट्स के पास, लेकिन हमारे पास V नहीं है। V कैसे निकालें, अब एक बार बताओ, क्या आपने कोई ऐसी रिलेशनशिप पढ़ी थी जिसकी किस किस के बीच में रिलेशनशिप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। अभी आपको जस्ट पीछे भी दिखाया है कि आपने एक ऐसी रिलेशनशिप पढ़ी थी किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्या थी वो हमारी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या फॉर्मूला था उसका, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। ये होता है E इज इक्वल टू माइनस में डी वी अपॉन डी आई, इसमें माइनस साइन हटा दो फिलहाल, माइनस सिंपल डायरेक्शन के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, यानी कि V इज इक्वल टू ई इंटू आर। फॉर्मूला बन सकता है भाई E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, होता नहीं होता, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो वहां से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो बचेगा E इंटू डी आर। फिलहाल डिफरेंस इस स्मॉल अमाउंट बिठा दो, हटा दो, तो बचता क्या है, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वहां से V क्या आ गया, V इज इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है, यही तो होगा। तो हमने क्या ले लिया, V इज इक्वल टू ई इंटू आर। आर क्या था वहां पर, सेपरेशन। तो सेपरेशन कितनी है यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में, सेपरेशन हमारी स्मॉल डी, ये तो हमारी सेपरेशन, इन दोनों के बीच में स्मॉल डी सेपरेशन। तो ये क्या होगा, E इंटू स्मॉल डी। ई की वैल्यू भी आप निकाल के लाए हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो E की जगह तो आपने सिंपली सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और D सिंपल एज इट इज, जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो एज इट इज रखती, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू क्या है V की, लेकिन आपको क्या निकालना था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। सिंपली तो फॉर्मूला था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है हमारा, चार्ज। अच्छा बताओ, चार्ज को क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, वही वाला एग्जाम्पल है कि अगर आपको 10 किलो आलू खरीदने हैं और आपको 10 किलो आलू के पैसे निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे कि 1 किलो आलू के पैसे कितना है इंटू 10, ये तो करोगे। तो आपने क्या कर दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी कि पर यूनिट चार्ज कितना है इंटू एरिया, टोटल एरिया कितना, तो टोटल चार्ज निकलेगा। तो क्यू को क्या कर दिया आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, और वी की जगह आपने सिंपली ईडी का फॉर्मूला पुट कर दिया। तो इन दोनों में से कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि कैपेसिटेंस किस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है। भाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना।
एप्सिलॉन नॉट तो हमारा होगा कांस्टेंट। तो हमारा सिंपल कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है कि हमारा उस प्लेट का एरिया कितना है, प्लस या फिर कह सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी है। जैसे कि मैंने आपको उस कैपेसिटेंस का जिस दिन टॉपिक स्टार्ट हुआ था वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वहां पे कहा था कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा और ना ही पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा। जैसे हमारा रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ना तो R V के ऊपर डिपेंड करता ना ही I के ऊपर डिपेंड करता। R किसके ऊपर डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये तो फॉर्मूला था, यानी कि लेंथ के और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कैपेसिटेंस भी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर के एरिया के ऊपर, और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन के। ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। और दोनों के बीच में जितनी कम से कम सेपरेशन होगी उतनी ही क्या होगी, उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है ना। परमिटिविटी उन दोनों के मीडियम के पे डिपेंड भी करता है, क्या है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। अभी देखेंगे हम इसमें डायरेक्टली जब डालेंगे जब किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिलहाल आप इतना देखें कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा ना ही पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया के ऊपर, उन दोनों की सेपरेशन के ऊपर, और उन दोनों के मीडियम यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। ठीक है ना। अब ये कुछ हैं हमारे कैपेसिटी, जैसे आपने वहां पे पढ़ा था कि आपने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, फिर उन रेसिस्टेंस को एक बार पैरेलल में लगाया, फिर एक बार सीरीज में लगाया। तो सीरीज में लगाया तो आपका फॉर्मूला आया था आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है। जब पैरेलल में लगा देते तो आपका फॉर्मूला आता था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये तो फॉर्मूला आता था। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में लगा दें तो क्या फॉर्मूला आएगा, और अगर कैपेसिटेंस को हम पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा। ये सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। इनको आप देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है इसमें, हालांकि बहुत ही ज्यादा ईजी है, सिर्फ पढ़ने की देर है इसमें। ठीक है ना। तो अगर कोई फिर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार मेरे को बता देना। ठीक है ना। टेक्स्ट मैसेज करके या फिर जैसे भी आपको सूटेबल लगे, कोई भी अगर डाउट आए इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली देख रहे हैं कि अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में लगा दें तो क्या नेट कैपेसिटेंस होगा, और अगर कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगा दें तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है ना। तो जब आप सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, रेसिस्टेंस का क्या था सीरीज में फॉर्मूला था रेसिस्टेंस का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पैरेलल में कैपेसिटर के लिए, क्या, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कब होगा, जब पैरेलल में लगे होंगे। और सीरीज में वहां पर, सॉरी, रेसिस्टेंस में पैरेलल में कब आता था, पैरेलल का फॉर्मूला आता था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही सेम एज इट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस के लिए, क्या, कि जब आप कैपेसिटर को किस में लगाओगे, सीरीज में। ये दिख रहा है ना आपको, कैपेसिटर किस में लगा रखे हैं आपने, सीरीज में लगा रखे हैं। 3 कैपेसिटर ले लिए, तीनों के ऊपर आपने चार्ज रखा क्यू। पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, दूसरे वाले का C2, तीसरे वाले का C3। सीरीज में क्या चीज डिफर होती है, पोटेंशियल। ठीक है ना। तो हमने नेट पोटेंशियल कितना लगा रखा है, V, लेकिन पहले वाले कैपेसिटेंस का V1 है, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3। ठीक है ना। इसको सॉल्व किया, सिंपल, हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का यूज किया और टोटल वैल्यू निकाल ली। तो हमारा नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, आपको दिख रहा ना ये। तो नेट क्या है आपका, C1/C इक्वलेंट, यानी कह सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस क्या हुआ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn तक। यानी कि ये फॉर्मूला आपका क्या था, ये फॉर्मूला था आपका रेसिस्टेंस का पैरेलल के केस में आता था ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। यही क्या हुआ कैपेसिटेंस में सीरीज के लिए हो गया। ठीक है ना। और वहां पे क्या आता है, अब अगर आप क्या कर लें, इन तीनों कैपेसिटेंस को पैरेलल लगा दें। पैरेलल का मतलब क्या है कि सबका पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज सबका अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल सबका सेम होता है पैरेलल में, तो सबका पोटेंशियल यहाँ तो सेम होगा लेकिन चार्ज अलग होगा। पहले वाले का Q1, दूसरे वाले का Q2 और तीसरे वाले का Q3। सिंपल वही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा नेट क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा इसमें, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन Cn। ये आपको याद हो, सेम फॉर्मूला किस में आता था, ये फॉर्मूला आता हमारा रेसिस्टेंस का, जब हम किस में लगा देते हैं, सीरीज में। ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का सीरीज वाला और पैरेलल कैपेसिटर का पैरेलल वाला सेम, और रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला और सीरीज का, सॉरी, कैपेसिटेंस का सीरीज वाला सेम। ठीक है ना। समझ पा रहे हो, जस्ट अपोजिट, सीरीज वाला पैरेलल बन गया, पैरेलल वाला सीरीज में बन गया। ठीक है ना। इसको देख लेना, बहुत इजी है, जिसको कहना चाहिए बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जब आप सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में सबका चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल अलग होगा।
ठीक है। और जब आप पैरेलल में लगाओगे तो सबका चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम होगा। सिंपल वही कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज करना, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू एंड अगेन वही, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।